अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे भेजी है कमाल शाह ने न्यू दिल्ली, इंडिया से। कहानी शुरू होती है उस ख्वाबगाह से जहां पे जैन अपने आरामदायक बिस्तर के ऊपर गहरी नींद सो रहा था। ये एक शानदार बंगला था, एक बहुत बड़ा बंगला जिसके एक शानदार से बेडरूम के अंदर एक लग्जरी बेड के ऊपर वो खूबसूरत पढ़ा लिखा नौजवान गहरी नींद सो रहा था कि एकदम से उसके वजूद के ऊपर जो ब्लैंकेट उसने लपेटा हुआ था, उस कंबल को किसी ने आहिस्ता से खींचा। जैसे ही वो कंबल उसके वजूद से हल्का सा सिरकता हुआ पीछे हुआ, तो गहरी नींद में उसने अपने कंबल को अपने वजूद पे दोबारा ओढ़ने के लिए थोड़ा सा खींचा और कंबल वापस उसके वजूद पर आ गया। हर तरफ रात की खामोशी। सर्दियों की रात एक ऐसी खामोश और तारीक रात होती है जिस पे या तो सिर्फ घड़ी की टिक 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 की आवाज सुनाई देती है, ऐसी खामोशी होती है कि दिल की धड़कनों को भी आप सुन सकते हैं और रात की उस तारीकी और खामोशी में आप अपनी सांसों को भी महसूस कर सकते हैं। उस तारीकी, उस खामोशी, उस सर्द राह के अंदर, सर्द रात के अंदर जब कंबल उसके जिस्म से खींचा गया तो उसने खींच के वापस अपने वजूद पर डाल लिया। तो थोड़ी ही देर के बाद फिर से कंबल उसके वजूद से खींचा गया। इस दफा कंबल को ज्यादा खींचा गया था, इतना खींचा गया कि कंबल बिल्कुल पांव तक जा पहुंचा। और जैसे ही वो कंबल उसके पांव तक पहुंचा, रात जो शदीद ठंडी थी, यख बस्ता रात, उस ठंडक को महसूस करते हुए जैसे ही उस गहरी नींद में सोए हुए जैन को एहसास हुआ कि मेरा कंबल उतर गया है, तो उसने कंबल को फिर से हाथ से खींचने की कोशिश की। कंबल तो पांव के पास पहुंच चुका था। उसकी आंखें खुल गईं। कमरे में हल्की हल्की रोशनी हो रही थी, नाइट का बल्ब जल रहा था। कंबल इतनी दूर कैसे चला गया? क्या मैंने रात में कंबल को उतारकर पांव तक फेंक दिया है? खैर, ये सोचते हुए वो उठकर बैठा इस अंदाज में कि कंबल को फिर से खींचे और ओढ़ ले। उसने ब्लैंकेट को अपने हाथों से पकड़ा जो पांव के पास पड़ा था और पकड़कर अपने ऊपर ओढ़ लिया। यकीनन वो नींद से जागा था। कंबल को उठाने के लिए उसे अपनी आंखें खोलनी पड़ी थी और उठकर बैठना पड़ा था क्योंकि कंबल पांव के पास पड़ा था। और जैसे ही उसने कंबल को लपेटा, उसी लम्हे उसे महसूस हुआ कंबल फिर से उसके वजूद से खींचा गया हो। वो कंबल जो उसने अपनी गर्दन तक लिया था, सिर्फ उसकी गर्दन के बाहर उसका सर जो था वो ब्लैंकेट के बाहर था, बाकी पूरे वजूद पे उसने कंबल को लपेट लिया था। और जब फिर से कंबल सरकता हुआ वो कंबल जब उसके पेट तक पहुंचा, तो अभी तो वो सोया ही नहीं था, अभी तो चंद लम्हे ही हुए थे आंखें बंद किए। उसको एहसास हुआ ये तो किसी ने कंबल को खींचा है मेरे वजूद के ऊपर से। इस एहसास के होते ही उसने अपनी आंखें खोल दी। अभी आंखें खोले वो कंबल की तरफ देखने ही लगा था कि उसी लम्हे उसने दोबारा क्लियर देखा कि कंबल कोई खींच रहा था और कंबल आहिस्ता आहिस्ता उसके पांव की तरफ जा रहा था, यहां तक कि जाते जाते बिल्कुल पांव के ऊपर जाकर कंबल रुक सा गया। यह हैरान कुन था, खौफनाक भी था। क्या मैं सो रहा हूं? क्या मैं ख्वाब देख रहा हूं या वहम है मेरा कोई? वो अपनी जगह से उठकर बैठ गया।
उसने कमरे के इर्द गिर्द के मंजर को देखा। हाँ, मैं जाग चुका हूं, मैं अपने कमरे को देख पा रहा हूं कि तभी उसी लम्हे वो कंबल जो आधा जमीन पर गिर चुका था और थोड़ा सा उसके पांव पे रह गया था, किसी ने इतनी जोर से झटके से खींचा कि कंबल नीचे जा गिरा। ये क्या हुआ है? ये तो बकायदा किसी ने कंबल खींच लिया था। अब तो उसने उठकर बैठा था और बैठे हुए अपने पांव की तरफ उस कंबल को देख रहा था जो किसी ने खींचा था और पांव तक चला गया था कि उसकी आंखों के सामने फिर से उसे खींचा गया। अब जो भी था बेड की उस तरफ, जहां जिस तरफ उसके पांव थे, उस सिमत में छुपा हुआ था जो उसके कंबल को खींच रहा था। ये सोचते हुए वो आराम से बेड से नीचे उतरा। वो जैसे ही बिस्तर के नीचे उतरा तो वो क्या देखता है कि कंबल आहिस्ता आहिस्ता उसके कमरे के कालीन के ऊपर घिसटता हुआ जा रहा है, जैसे कोई उस कंबल को आहिस्ता आहिस्ता घसीट रहा हो। वो वहीं पे रुक गया जहां पे खड़ा था कि ये तो नामुमकिन सा मंजर था। ये आंखों का धोखा भी नहीं था, वहम भी नहीं था। हकीकत में कोई ना नजर आने वाली ताकत उस कंबल को घसीट के अपनी तरफ खींच रही थी कि उसने देखा, देखते ही देखते कंबल बिल्कुल दीवार के पास पहुंच गया। जाहिर है इसका मतलब तो यही बनता है कोई दीवार के पास खड़ा है जो नजर नहीं आ रहा, जिसने कंबल को, ब्लैंकेट को अपने पास खींच लिया है। और जैसे ही कंबल दीवार के पास गया, उसने देखा वो कंबल अब आहिस्ता आहिस्ता दीवार के ऊपर चढ़ना शुरू हो गया। जिस अंदाज में उसके वजूद से कंबल को घसीटा गया था, जिस अंदाज में उस कारपेट के ऊपर से उस कंबल को घसीटा गया था, उसी अंदाज में वो कंबल अब आहिस्ता आहिस्ता घसीटता हुआ दीवार के ऊपर चढ़ रहा था। यहां तक कि पूरी दीवार अबूर करने के बाद कंबल छत के साथ लिपट गया, जैसे चिपक गया हो, जैसे किसी ने कंबल अपने वजूद पे लिया हो और जिसने अपने वजूद पे कंबल लिया हो वो छत पे लेटा हो, उल्टा चिपका हुआ, और उसके वजूद पर कंबल पड़ा हो। कंबल ऐसे ही चलता 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 छत से बिल्कुल उसके सर के ऊपर आ गया। जिस जगह पे वो खड़ा था उसी जगह के सर के ऊपर जो छत वाला हिस्सा था, वहीं पे कंबल पहुंच चुका था। वो अपनी गर्दन को ऊपर करके उसी कंबल की तरफ ही देख रहा था कि कंबल जैसे ही उसके सर के ऊपर पहुंचा, उसी वक्त कंबल धड़म से उसके सर पर गिर गया। जैसे ही वो कंबल उसके सर पे गिरा, वो अकेला कंबल नहीं था, उस कंबल के अंदर मौजूद कई हाथ भी थे, जिन हाथों ने उसकी गर्दन को दबोच लिया। लेकिन वो हाथ डायरेक्ट उसकी गर्दन को नहीं दबोच रहे थे, कंबल के अंदर से, जैसे कोई कंबल के अंदर से अपने हाथों से उसकी गर्दन को दबोचे तो इंसान को महसूस हो जाता है कि मेरी गर्दन को तो कंबल महसूस हो रहा है, लेकिन कंबल के पीछे किसी के कलेयर हाथ भी हैं। ऐसे ही उसके वजूद को हाथों ने अपनी लपेट में ले रखा था और उसकी गर्दन दबाने की वो कोशिश कर रहे थे। उसने जोर से चीखना चाहा, चिल्लाना चाहा, चीखें मारना चाहा, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं निकल पा रही थी। वो चीख नहीं पा रहा था। जिसने कंबल के जरिए उसके गर्दन को दबा रखा था, अब उसने उसके वजूद को इधर उधर झटके देने शुरू कर दिए। वो अपने आप को छुड़वाना चाह रहा था, अपनी गर्दन को आजाद कराना चाह रहा था कि उसी लम्हे किसने जोर से उसको पटक के मारा। उसके कमरे में रखी हुई ड्रेसिंग टेबल के साथ धड़म से जाके वो टकराया। इतनी जोर से उसका वजूद टकराया कि शीशा किरची किरची हो गया और फिर से उसी कंबल के अंदर मौजूद हाथों ने, जिसको वो छुड़वाने की कोशिश कर रहा था, जिन हाथों ने पटक के उसको शीशे में दे मारा था, उन्हीं हाथों ने उसको दोबारा से गर्दन को दबोचते हुए, उसकी गर्दन को झटके देते हुए जोर से उसको पटका और वो दीवार में जा लगा। जैसे ही उसका सर दीवार में लगा, धड़म से वो जमीन पे गिरा और बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वो अस्पताल में था।
वो आंखें जो धुंधली थी आहिस्ता आहिस्ता देखने के काबिल हुई तो एक अस्पताल का कमरा नजर आया, ड्रिप लगी हुई थी। उसने देखा मां पास बैठी है और बाप भी साथ में खड़ा हुआ है परेशानी की हालत में। मां ने बेटे को होश में आता देख के पूछा, शुक्र है मेरे बेटे को होश आ गया। तो बाप गुस्से से बोला, मैं तंग आ गया हूं, क्या हो रहा है आजकल इसके साथ? क्यों ये इस तरह की ऊट पटांग हरकतें कर रहा है? रात भी इसने कमरे में तमाशा किया है, यहां तक कि शीशा तोड़ दिया है और पटका है अपने सर को। तुम्हारे लाड प्यार ने इस बच्चे को बिगाड़ कर रख दिया है। ये कहते हुए वो बाहर चले गए। मां जहां खुश थी कि बेटा होश में आ गया है, बाप वहां पे गुस्से में था बेटे की आए दिन की ऐसी हरकतों की वजह से। जैन बिस्तर पर लेटा सोच रहा था कि मेरे साथ हुआ क्या है, और यह पहली दफा हुआ था कि इतना शदीद हो गया था। उससे पहले कुछ दिनों से हल्का फुल्का होना शुरू हुआ था। जैन एक अमीर बाप का बेटा था। उसका बाप एक बहुत बड़ी फर्म में बहुत बड़ी पोस्ट पर काम करते थे। बहुत अच्छी जॉब थी, बहुत अच्छी तनख्वाह थी, घर में पैसे की रेल पेल थी, किसी चीज की कोई नहीं कमी थी। और जैन उनका अकलौता बेटा था जिसे खुदा ने बेइंतहा हसीन और जमील बनाया था। ऊपर से जब वो अपने जिस्म को जिम में जाकर कसरत करता, वर्जिश करता, तो उसका जिस्म और ही ज्यादा खूबसूरत हो गया था। 6 फुट का नौजवान लड़का, बेइंतहा खूबसूरत कि कोई भी देखे तो देखता ही रह जाए। और वो बचपन से ही अपनी कजन से प्यार करता था। जहां अब वो कॉलेज के अंदर दाखिल हो चुका था तो उसकी कजन भी उसी के साथ उसी कॉलेज में पढ़ती थी। जैन और नादिया बेइंतहा प्यार करते थे। जिस कॉलेज में जैन और नादिया पढ़ते थे उसी ही कॉलेज के अंदर आयजा ने भी दाखिला लिया था। यूं कह लीजिए आयजा उस कॉलेज की सबसे हसीन तरीन लड़की थी। इंसान खूबसूरत हो, हसीन तरीन हो, लिबास उसके हुस्न में, महंगा लिबास उसके हुस्न में बेपनाह इजाफा कर देता है। बेहतरीन गाड़ी पे सवार होके जब वो आती तो कॉलेज के लड़के उसे देखते और आहें भरते। उसे पहले ही अपने हुस्न का अंदाजा था। लेकिन जब वो कॉलेज में पढ़ने के लिए आई तो कौन सा लड़का था जो उसकी तरफ देखते हुए आहें नहीं भरता था? और वो चाहती थी लड़के उसे देखें और उसे एक निगाह देखने के बाद बार बार देखें। वो अपने आप को एक बहुत बड़ी स्टार समझती थी, वो अपने आप को एक बहुत बड़ी हीरोइन समझती थी, वो अपने आप को कोई तोप चीज समझती थी। इस अदा से लड़कियों के साथ चलती, क्योंकि एक खाते पीते अमीर घर की लड़की थी। उसने कई सहेलियां इसलिए बहुत जल्दी बना ली थी कि खाने पीने के बिल कैंटीन के उनके वो अदा करती थी। आए दिन उनको रेस्टोरेंट पे लेके जाती, महंगे खाने खिलाती। तो वो कई लड़कियां उसकी ना सिर्फ बेस्ट फ्रेंड बन गई थी बल्कि एक टोला सा बन गया था जो लड़कियों का टोला हर वक्त साथ फिरता। लड़कियां उसे बताती, आयजा वो देखो, वो लड़का भी तुम्हें देख के कैसे आहें भरता है, वो देखो कैसा दीवाना है तुम्हारा, वो देखो कैसे छुप छुप के तुम्हें देख रहा है। कॉलेज का कौन सा लड़का था जो आयजा को नहीं देखता था सिवाय जैन के। जहां आयजा बेपनाह खूबसूरत थी वहां पे जैन भी बेपनाह खूबसूरत था। कई लड़कियां जैन पर मरती थीं, लेकिन जैन सिर्फ अपनी कजन नादिया से प्यार करता था, उसी के साथ देखा जाता। आयजा ने महसूस किया था कि वाहिद इस कॉलेज के अंदर एक ही लड़का है जो उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करता। वो हसीन और जमील लड़की जिसको बचपन से आदत हो कि हर कोई उसका दीवाना, हर कोई उसकी तारीफ करे। कॉलेज के अंदर भी हर कोई उसकी तरफ बार बार घूर कर देखता था, उससे बात करने के लिए बेचैन होता था, उसके काम करने के लिए बेचैन होता था। वहीं पे एक जैन था जो उसकी तरफ देखना गवारा तक नहीं करता था।
एक दफा ऐसा हुआ था कि दोनों का आमना सामना हो गया था। जैन ने एक सरसरी सी निगाह उसकी तरफ देखा था और मुंह दूसरी तरफ फेर लिया था, जिसका मतलब था कि मुझे तुम्हारे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं। और ऐसी लड़की ये कहां बर्दाश्त कर सकती है कि कोई उसे देखे और मुंह दूसरी तरफ कर ले। वो तो जिद्दी थी, अना की जिद्दी, और उसकी अना को ठेस पहुंची थी कि मेरे हुस्न को किसी ने ठुकरा दिया है, मुझे देखा तक भी नहीं। जैन ठीक होकर कॉलेज पहुंचा। वो लाइब्रेरी में बैठा एक किताब पढ़ रहा था। वहीं पे आयजा चलती हुई उसके पास आई, जो कई दफा कोशिश कर चुकी थी लेकिन हर कोशिश उसकी नाकाम गई थी। जैन उससे बात करने को तैयार नहीं था, हर बार नाकाम हो गया था, और वो ठहरी बला की जिद्दी अना की मारी। वो कहां हार मानने वालों में से थी। लाइब्रेरी में जैसे ही वो दाखिल हुई तो जैन से बोली, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं यहां पे बैठ जाऊं? जैन ने एक सरसरी निगाह उसकी तरफ देखा और कहा, बैठ जाइए। लहजा बहुत ही रूखा था। आयजा एक खास अदा से मुस्कुराती हुई उसके पास बैठ गई, उसके सामने बैठ गई और उससे बोली, इतनी बेरुखी तो अच्छी नहीं, आप तो बात तक करने को तैयार नहीं हैं। ऐसी भी क्या बेरुखी, इंसान कम से कम सीधे मुंह बात तो कर लेता है। जैन ने किताब से नजरें हटाए बगैर, उसे देखे बगैर अपने पढ़ने को जारी रखा। तो तभी आयजा बोली, लगता है कंबल वाली हरकत ने तुम्हें अच्छा खासा परेशान कर दिया है। तभी लग रहा है काफी परेशान हो गए हो। वो एकदम से चौंका, क्योंकि जब वो अस्पताल में होश में आया था, वालिद गुस्सा करके बाहर चले गए थे, तो मां ने पूछा था क्या हुआ, तो उसने सिर्फ अपनी मां को बताया था, मां मैंने ऐसे कंबल को सिरकते हुए देखा, कंबल को दीवार पे चढ़ते हुए, छत पे चढ़ते हुए देखा, और वो कंबल मेरे ऊपर इस अंदाज में गिर गया कि उसने मेरी गर्दन को दबोच लिया और उसने कंबल ने उठा के मुझे शीशे में पटखा और बाद में दीवार में दे मारा, जिससे मैं बेहोश हो गया। वो जानता था ये बात उसकी मां और उसके बीच में हुई है। उस वक्त कोई नौकरानी भी मौजूद नहीं थी, तो कैसे ये बात आयजा को पता लगी? वो चौंक गया था। आयजा उसी कंबल की बात उसे बता रही थी। एकदम से वो बोला, क्या मतलब है तुम्हारा कंबल वाली बात? वही जो तुम अच्छी तरीके जानते हो। ये तो तुम लापरवाह हो, बेपरवाह हो, तुम्हें हमारी कोई फिक्र ही नहीं। और देखो हमें तुम्हारी कितनी फिक्र है, तुम्हारी एक एक बात का पता है, तुम्हारी एक एक चीज का पता है। यूं समझो हम तो हर लम्हे तुम्हारे पास होते हैं। कौन सा लम्हा होता है जब तुम्हारे साथ हम नहीं होते? वो जो तुम अपने घर वालों से छुप के कभी कभी अपने घर की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर छत पर जाकर बैठते हो और सिगरेट पीते हो, हम तो ये भी जानते हैं। और बताओ क्या बताएं, कौन सी बात है जो तुम्हारी नहीं जानते? हर बात जानते हैं, बस तुम हो कि बेरुख हो, बस हमसे बात करने को तैयार नहीं। जैन को एकदम से गुस्सा आ गया। क्या मतलब है? तुम मेरी जासूसियां करती हो? तुम क्या समझती हो इस तरह मेरी जासूसियां करके तुम मुझे हैरान कर दोगी और मैं तुम्हारी बातों पे हैरान हो जाऊंगा? नहीं, मुझे तुम्हारी बात पे कोई हैरत नहीं हुई। और इतने अरसे से जो जितनी भी तुम कोशिशें कर रही हो, एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम किसी कोशिश में कामयाब नहीं हो सकती। और हां, अपने काम से काम रखो। मेरे मामलात में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। मुझे अपने काम कैसे करने हैं, क्या करने हैं, सब आता है। हटो मेरे रास्ते से, ये उसने कहा और उठकर चला गया। पीछे बैठी आयजा एक जहरीली सी मुस्कुराहट मुस्कुराते हुए बोली,
तेरी अकड़ तो मैं ठीक कर दूंगी। तुझे पता ही नहीं है तेरा पाला किससे पड़ा है, जिसने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी, ना ही कभी हार मानने का सोचा है। आयजा हमेशा जीती है, जीत उसका मुकद्दर हुई है, हार नहीं। तुम्हें मेरे कदमों में आना पड़ेगा, तुम्हें हारना होगा और तुम गिड़गिड़ाते हुए मेरे कदमों में आओगे जैन, मेरे कदमों में। और ये कहते हुए वहां से उठी और गुस्से से पांव पटकती हुई चली गई। 2-3 दिन खैरियत से गुजरे। तकरीबन ये चौथी रात थी। जैन रात को अपने कमरे में दाखिल हुआ। उसने लिबास तब्दील किया और लिबास तब्दील करने के बाद अपने बिस्तर पर सोने के लिए चला गया। 1-2 दिन तक उसके दिमाग में वो कंबल वाली बात सवार रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर से वो खौफ थोड़ा सा कम हो गया था। वो जैसे ही अपने बिस्तर पर सोने के लिए लेटा, थोड़ी ही देर के बाद उसे गहरी नींद आ गई। वो गहरी नींद में सोया था कि एकदम से उसकी आंख खुली। ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका बिस्तर हिल रहा हो, और बिस्तर के हिलने की वजह से उसकी आंख खुल गई। उसने देखा कि वो अपने कमरे के अपने एक बेहतरीन से बेड के ऊपर लेटा हुआ है, लेकिन उसका बेड हल्के हल्के अंदाज में हिल रहा है। उसने दरो दीवार की तरफ देखा, क्या जलजला आ रहा है जो मेरा बिस्तर इस अंदाज में हिल रहा है। मैं नींद में झटके तो नहीं खा रहा था, वो नींद में झटके नहीं खा रहा था, लेकिन उसका बिस्तर क्यों हिल रहा है। दरो दीवार, खिड़की, सब कुछ उसी तरह नॉर्मल अंदाज में थे। तभी उसने देखा कि वो बिस्तर जो आहिस्ता आहिस्ता हिल रहा था, वो जोर जोर से हिलना शुरू हो गया कि वो एकदम से उठकर बैठ गया। अब वो इतनी जोर से उसका बिस्तर हिल रहा था कि उसे लगा कि मैं उतरूं बिस्तर से और नीचे चला जाऊं, ये क्या हो रहा है। वो जैसे ही उठकर बैठा और उसने नीचे उतरने के लिए अपनी टांगों को नीचे करना चाहा, तो पता चला उसकी टांगें बिस्तर के साथ चिपक गई हैं। इस अंदाज में जैसे किसी ने उसकी टांगों को मजबूती से थाम लिया हो, पकड़ लिया हो कि उसके हिलने में न दिया जा रहा हो। वो अपनी टांगों को हिलाने लगा, छेड़ने लगा, जोर लगाने लगा, लेकिन अपनी टांगों को ना हिला सका कि उसी लम्हे उसने देखा कि उसका बिस्तर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। यहां तक कि उसे लगा वो इसी तरह बैठा रहा तो उसका सर ऊपर छत में लग जाएगा। वो नीचे गिर गया सोने वाले, लेटने वाले अंदाज में, क्योंकि वो टांगे सीधी करके बैठा हुआ था, उसकी टांगे चिपकी हुई थी। वो जमीन पर, वो बिस्तर पर पीछे धड़म से गिर गया और पूरा बिस्तर ऊपर छत को जाके टच हो गया। शुक्र है जोर से नहीं मारा गया था, वरना उसका पूरा वजूद ठा करके छत पे लगता और बिस्तर उसी तरह तेजी के साथ नीचे आया कि धड़म करके गिरा। बकायदा आवाज आई गिरने की। इतने जोर से नीचे आके गिरा था कि वो अपने बिस्तर से कई फुट ऊपर उछला और उस मैट्रेस के ऊपर दोबारा वापस के जाके गिरा। उसको चोट तो ना लगी, लेकिन वो अच्छा खासा ऊपर गया और धड़म से नीचे गिरा। बिस्तर तो जमीन पर आ गया था, रुक गया था, लेकिन वो हैरान था, भाई ये हुआ क्या है। उसी लम्हे उसे महसूस हुआ कि बिस्तर के नीचे वाली साइड पे जैसे कोई है। उसी लम्हे उसने बिस्तर के नीचे झांक कर देखा। जैसे ही बिस्तर के नीचे उसकी निगाह पड़ी, उसकी जान निकल गई। बिस्तर के नीचे एक इंतहाई भयानक चुड़ैल उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं। उसके होंठों पे खून लगा हुआ था, जैसे अभी अभी ताजा वो किसी का खून पी के आई हो। उसके गाल दोनों तरफ से कटे हुए थे, खून निकल रहा था, जैसे किसी ने छुरियों के वार करके पूरे दांतों के साइडों वाले हिस्सों को, गालों को काट दिया हो। उसका चेहरा काला स्याह था और वो जैसे ही मुस्कुराई थी, उसकी कटे हुए हिस्सा भी पूरा खुल गया था। मुंह का गाल पूरे
मुस्कुराने की वजह से कटे हुए हिस्से खुल गए थे, अंदर पूरा जबड़ा नजर आ रहा था। वो सफेद आंखों वाली डाइन वो बहुत ही खौफनाक थी और वो उसके बिस्तर के नीचे उल्टी छिपकली की तरह चिपकी हुई थी। जब उसने देखा बिस्तर के नीचे, वो जमीन पर नहीं, बिस्तर की जो नीचे वाली साइड होती है बेड की, उसके ऊपर छिपकली की तरह चिपकी हुई थी और अपनी गर्दन को मोड़ मोड़ के उसे देख रही थी। वो समझ गया कि कोई औरत कैसे छत पे चिपक सकती है, क्योंकि वो छत ही थी एक तरह से, नीचे वाला हिस्सा था बेड पे जिस तरह वो चिपकी हुई थी। उसने जैसे ही चुड़ैल को देखा, उस डाइन को देखा, तेजी से चीखता हुआ वो कमरे से बाहर की तरफ भागा। उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला, जैसे ही बाहर गया देखा उसकी मां सामने खड़ी हुई है। मां को देखते ही उसकी जान में जान आई और भागता हुआ मां के पास गया, चीखता हुआ, मां मां मां, मुझे बचा लो, मुझे बता लो। मां ने पूछा, क्या हुआ है, क्या हुआ है, इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? वो बेड के नीचे चुड़ैल है, चुड़ैल। और दौड़ता हुआ मां से लिपट गया। जैसे छोटा बच्चा खौफ की वजह से अपनी मां से चिपक जाता है, लिपट जाते हैं, वैसे ही जहां कि वो अपनी मां से लिपट गया। लेकिन मां को लिपटते ही एक जो एहसास होता है कि मां के वजूद के साथ आप चिपक गए हैं, आपको डर नहीं लगना चाहिए, उसे मां को गले लगाते ही एक और खौफ का एहसास हुआ। उसकी मां का वजूद बर्फ की तरह ठंडा यख था, ऐसे जैसे उसने किसी शदीद ठंडी यख बर्फ को गले लगा लिया हो। वो चौंक सा पड़ा। मां ने भी उसे गले लगाया हुआ था और मां अपना हाथ उसके बालों में प्यार से फेर रही थी। ये मां के वजूद को क्या हुआ है? मुझे ठंड सी लग रही है, इतना ठंडा यख वजूद अम्मा का। वो एकदम से पीछे हटा तो क्या देखता है, वही लिबास पहने जहां उसकी कुछ लम्हे पहले मां खड़ी थी, वही लिबास है, लेकिन चेहरा उसी डाइन का था जो बेड के नीचे उल्टी चिपकी हुई थी। वही सफेद आंखें, वही जबड़ा कटा हुआ और भयानक खौफनाक से बारीक बारीक से दांत जो खून से भरे हुए थे। और उसी लम्हे वो मां से हटने लगा। उसने फिर से उसे जल्दी से उस डाइन ने गले लगा लिया और गले लगाते ही अपने दांत उसके कंधे के अंदर गाड़ दिए। उसे जोर से गले लगाया और उसके कंधे पे इतने जोर से दांत गाड़े। वो आखिरी मंजर था जो उसे याद था। वो बेहोश होने लगा था खौफ की वजह से, क्योंकि वो एक डाइन की बाहों में था जिसे मां समझ के उसने गले लगाया था। वो असल में एक डाइन थी। ये एहसास होते ही खौफ के मारे वो बेहोश हो रहा था, लेकिन आखिरी मंजर सिर्फ यही था, वो डाइन उसके कंधे को अपने दांतों से काटने जा रही थी। जब उसे होश आया तो उसने देखा वो बिस्तर पर लेटा हुआ है और सामने उसकी मां बैठी हुई है। वो उसी वक्त समझ गया ये मेरी मां नहीं है, ये वही डाइन है, फिर से मेरी मां का रूप धार कर बैठ गई है। खौफजदा होते हुए बोला, डाइन डाइन, तू फिर यहां आ गई, चुड़ैल चुड़ैल, मुझे बचाओ डाइन डाइन। तो मां की आवाज आई, जैन जैन, होश में आओ, क्या हो गया है? मैं तुम्हारी मां हूं। नहीं नहीं, तुम डाइन हो, डाइन हो। एकदम से उसके वालिद की आवाज आई, होश करो जैन, ये क्या बदतमीजी है? तुम अपनी मां को क्या कह रहे हो? ये उसके बाप सलमान हैदर की आवाज थी। ये तुम्हारी मां है। और जैसे ही उसको एहसास हुआ, अब्बा पास बैठे हैं, बोला, नहीं नहीं डैड, ये चुड़ैल है, ये डाइन है, ये मॉम नहीं है, ये डाइन है, डाइन। बाप को गुस्सा आ गया कि अपनी मां को ये डाइन कह रहा है। एकदम से उठे और एक ठा करके थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद किया। होश करो, क्या ये रोज तुम्हें दौरे पड़ने शुरू हो गया? आज तुम अपनी मां को डाइन चुड़ैल कहना शुरू हो गए हो। तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है? तुम ठीक हो? मोहल्ले में बातें होनी शुरू हो गई हैं। सलमान हैदर के बेटे को पता नहीं किस तरह के दौरे पड़ने शुरू हो गए। कभी तुम अजीब तरह की आवाजें निकालते हो, कभी रात को डर जाते हो, कभी कुछ कहते हो, कभी कुछ कहते हो। आज तुम अपनी मां को डाइन कहना शुरू हो गए हो। मैं तंग आ गया हूं।
इसको इलाज करवाओ अपने बेटे का। गुस्से से वो उठकर चले गए। मां भी परेशान होकर बैठी थी। बेटा उसको देखकर डाइन डाइन कह रहा है। वो प्यार से उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोली, जैन बेटा मैं तेरी मां हूं, तू क्यों मुझे डाइन कह रहा है? क्या हुआ है तेरे साथ? उसने कहा, मां मेरा यकीन करो, मेरा यकीन करो। और उसने रोते हुए मां को सारी कहानी सुना दी। मां ने जैसे ही उसकी कहानी सुनी, मां ने कहा, बेटा मुझे लगता है ये तुम्हारा कोई वहम है, ये तुम्हारा कोई डर है, ऐसा नहीं हो सकता। उसी लम्हे उसे अपने कंधे पे दर्द का एहसास हुआ। उसने अपने कंधे से कमीज जैसे ही हटाई, वहां पे दांतों के निशान मौजूद थे, और वो दांतों के निशान देखकर लगता था ये किसी इंसान के नहीं, किसी शैतान के दांत हों जो गाड़े गए हों। उन दांतों को देखते उसने मां से कहा, ये भी झूठ है मां? बेहोश होने से पहले मैंने उसे देखा था, वो मेरे कंधे में दांत गाड़ रही थी। मैं खुद अपने कंधे पे कैसे काट सकता हूं? अगर मेरा वहम है तो ये फिर किसने काटा है मेरे कंधे पे? मां मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, मुझे नहीं पता मां, लेकिन मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और उसने फिर मां से उस बात का भी जिक्र कर दिया जो कॉलेज के अंदर आयजा ने उससे कहा था, कि मुझसे कह रही थी कंबल वाली बात। उसको किसने बताई? मां मैंने तो सिर्फ आपसे बात की थी। मां ने कहा, मैं तो किसी आयजा को नहीं जानती, ना मैंने किसी से बात की है। तुम्हारे बाप इस तरह की बातों को नहीं मानते, तुम जानते हो, इसलिए मैंने ये खामोशी इख्तियार की। मैंने तो नौकरों के सामने भी बात नहीं की। लेकिन मां को एहसास हो गया कि शौहर बहुत सख्त तबीयत हैं, वो इन बातों को नहीं मानते, लेकिन बेटे के कंधे पे जिस तरह के दांत हैं उससे देख के यही लगता है कि यह मामला खराब हो रहा है, यह मामला गड़बड़ है। तभी मां ने कहा, हमें कुछ करना होगा। एक बूढ़ी सी नौकरानी, कई नौकरानियां उनके घर में थी, जो काम करती थी, उनके साथ जब उन्होंने बात की तो वो सियाणी भयाणी औरत थी, मशवरे देती थी पहले भी। तो महरीन सलमान जो जैन की मां थी, उन्होंने कहा, अपने बेटे की बात बताई। तो वो बूढ़ी औरत ने कहा, हमारे इलाके से काफ़ी दूर एक औरत है, वो पैसे तो लेती है लेकिन करती सिफली जादू है, वो आपको निजात दिला सकती है, वो तोड़ कर सकती है, आपको ज़रूर उससे राब्ता करना चाहिए। और वो यूं दोनों तैयार हो गए। एड्रेस वगैरह उससे पूछ लिया गया। अब मां जैन को लेकर रवाना हो गई। वो एक ऐसी जगह पे पहुंचे, वो एक कमरा नहीं था जिसका दरवाजा जिससे दाखिल होना था, वो एक छोटा सा दरवाजा था, इतना छोटा कि उसके अंदर से झुक कर गुजरना पड़ता था, जैसे एक खिड़की सी हो। दरवाजा भी नहीं, एक छोटी सी खिड़की हो। अंदर नीम तारीकी सी थी। उस नीम तारीक से कमरे के अंदर मां और बेटा दोनों मौजूद थे। वहीं पे एक काली स्याह औरत आंखें बंद करके बैठी थी, क्योंकि मां ने अपने बेटे की सारी सूरत हाल उसे बता दी थी, उसे सारी परेशानी बता दी थी कि वो किस लिए उसके पास आई है। वो चुप करके सुनती रही और उसके बाद बोली, ठीक है, मुझे अपने साथ अपने घर ले जाओ और मैं चेक करती हूं वहां पे क्या मसला है। उधर और मां बेटा उस सिफली जादू करने वाली औरत को लेकर घर पहुंचे। घर के दहलीज जैसे ही उसने अबूर की, उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और कहा, मेरा हाथ पकड़ लो और मुझे घर दिखाते जाओ, मेरी बंद आंखें तुम्हारे घर को देख लेंगी। जैन की मां उसका हाथ थामे आगे आगे बढ़ रही थी और वो आंखें बंद किए मुसलसल पढ़ती जा रही थी। जब कमरे के अंदर मां रुक जाती तो वो एकदम से बंद आंखों के साथ ऐसे चारों तरफ देखती, छत को देखती, जमीन पे देखती, आंखें बंद रखती थी।
और फिर कहती आगे चढ़ो। वो दूसरे कमरे में, ड्राइंग रूम में, किचन में, हर जगह पे लेके गई। जैसे ही वो लोग जैन के कमरे में दाखिल हुए, कमरे में दाखिल होते ही उसने पढ़ा और पढ़ते ही अपनी आंखें खोल दी और आंखें खोल के कमरे को यूं देखना शुरू हो गई जैसे पहली दफा जिंदगी में कोई कमरा देख रही हो। वो यूं सारे कमरे को देख रही थी हैरान होके। ये शैतान है, बहुत बड़ा शैतान। मैं तो अपने आप को बहुत बड़ी सिफली जादूगर समझती थी कि मेरे पास सिफली इल्म है, कोई ऐसा अमल नहीं, कोई ऐसा काम नहीं जो मैं ना कर सकूं। लेकिन इसकी ताकत, इसकी शक्ति बहुत ज्यादा है। ये बहुत ज्यादा ताकतवर है, इतना ज्यादा ताकतवर कि आज मुझे इसको ताकत को देख के महसूस हो रहा है मेरा तो इल्म ही इसके आगे कुछ नहीं है। ये शैतान, इस शैतान का बसेरा है इस घर पे, इस कमरे में। फिर उसने जैन की तरफ देखा, यही नौजवान है, इसी के पीछे आया है वो शैतान। उसकी कई ताकतें हैं, वो शैतानी अमल है, वो शैतानी ताकतें हैं। वो इसे बहा कर ले जाएगा, वो इसे अपने साथ ले जाएगा। उससे कोई मुकाबला नहीं कर सकता, उस शैतान से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वो बहुत ताकतवर है। वो ये बातें ही कर रही थी कि उसी वक्त घर के अंदर जैन के वालिद दाखिल हुए। सलमान हैदर ने जैसे ही एक काली सी औरत को, बीवी को और बेटे को वहां पे खड़े हुए देखा तो पूछा, क्या हो रहा है यहां पे और कौन शैतान है जो नहीं छोड़ेगा, इस तरह की बातें करिए, कौन है ये बूढ़ी औरत? तो एकदम से जैन की मां बोली, जैन के साथ जो मामलात हो रहे हैं वो शैतानी मामलात हैं, जिन्नात के मामलात हैं। मैं इसलिए इनको लेकर आई थी। ओ माय गॉड, ये तुमने क्या किया? तुम भी अब इन तरह की बातों पे यकीन करने लग गई हो? जिन भूत, और अब तुम इस तरह की बातें करोगी? और ये किसको ले आई हो? तो औरत एकदम गुस्से में बोली, जो तेरी आंखें नहीं देख पा रही वो मेरी आंखें देख पा रही हैं। एक ये इंसानों की दुनिया है और एक शैतानों की दुनिया। डर उस लम्हे से जब तू अपनी कीमती चीज को खो देगा, और तूने इन बातों पे यकीन न किया तो तेरी सबसे कीमती चीज तुझसे दूर हो जाएगी। तुझे यकीन करना पड़ेगा, और हां, तू बहुत जल्दी यकीन कर लेगा। ये कहती हुई गुस्से से बाहर निकल गई, क्योंकि सलमान हैदर ने डांटा था उस औरत को। जैन की मां भागते हुए पीछे गई, लेकिन वो गुस्से से बाहर चली गई थी। वो चाहती थी उनको छोड़ के आई, इतनी दूर से लेके आई थी, लेकिन वो खुद ही चली गई। जब अंदर दाखिल हुई तो जैन का बाप बोला, ये क्या है, ये क्या हरकत की है? जैन की मां गुस्से में आ गई। आप माना आप इन चीजों को नहीं मानते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है बेटे के साथ जो कुछ हो रहा है हमें उसको समझना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो, खुदा ना खास्ता, जिस बेटे को हासिल करने के लिए हमने कितनी मन्नतें मुरादें मांगी थी, एक ही बेटा है हमारा, अकलौता बेटा। आपको बात बात पे गुस्सा आ रहा है, यह समझने की कोशिश ही नहीं करें कि उसके ऊपर क्या गुजर रहा है। आप उसको पागल कहे जा रहे हैं। अगर वो ऐसा कर रहा है तो पागल तो नहीं हो गया ना, आज तक ठीक रहा है। अगर अब ऐसी हरकतें कर रहा है, कुछ तो है जो उसके साथ है। हम उसको समझने के बजाय उसको पागल कहना शुरू कर दें। गलत कर रहे हैं आप। कहीं ऐसा ना हो, खुदा ना खास्ता, हमारे बेटे के साथ कोई मसला हो जाए। और मां गुस्से से बाहर चली गई और शोहर को पहली दफा चुप करना पड़ा, क्योंकि वो जानते थे बीवी कभी उनके सामने नहीं बोलती। अगर कभी बोल पड़े तो बहुत गुस्से में आ जाती है। और एक बात उसने ठीक कही थी, इस बेटे को कई मन्नतों मुरादों के बाद उन्होंने मांगा था। एक ही तो बेटा था उनका, और वाकई खुदा ना खास्ता उनके बेटे को कुछ हो जाता तो क्या होता। जैन अगले दिन कॉलेज पहुंचा। उसने ये वाली बात अपनी कजन नादिया को नहीं बताई थी। वो और नादिया बैठे हुए थे कि अगला लेक्चर शुरू होने वाला था। नादिया बोली, उठो, लेक्चर शुरू होने वाला है। जैन जो खोया हुआ था, डिस्टर्ब था, उसने नादिया को अभी तक इसलिए नहीं बताया था, वो बहुत परेशान हो जाएगी। बोला, हाँ मैं जरा आता हूं, तुम चलो ना, मैं आता हूं। नादिया बोली, अच्छा ठीक है,
बस जल्दी से आ जाना, मैं जा रही हूं। नादिया अंदर चली गई और वहीं पे बैठा हुआ था गुमसुम सा। उठने लगा कि एकदम से महसूस हुआ कोई पीछे आकर खड़ा होए। ना सिर्फ खड़ा हुआ है और उसने गला साफ किया है, खनकार कर इशारा दिया है। उसने मुड़ के देखा, पीछे आयशा खड़ी थी, अपनी वही एक ख़ास अदा के साथ, मुस्कुराहट के साथ, जो एक फातिहाना मुस्कुराहट होती है। और उसे देखकर बोली, कहा था ना तुम अब सिर्फ और सिर्फ आयशा के हो। ये जो अभी गई है ना, इसे भूल जाओ। और हां, आयशा में किसी चीज की कमी नहीं है। आयशा इस कॉलेज की सबसे हसीन तरीन लड़की है, मालो दौलत की भी कमी नहीं है। और तुमने आयशा को ठुकराया। नहीं, आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हो सका जो आयशा को ठुकरा दे। अभी भी वक्त है, मान जाओ, तुम्हारे हक में बेहतर होगा। क्योंकि मैं तुम्हें एक बात तो बता दूं, तुम्हें हर सूरत, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें आयशा का होना पड़ेगा। हर सूरत आयशा का होना पड़ेगा। और आयशा ने उसका हाथ पकड़ लिया। जैसे ही आयशा ने उसका हाथ पकड़ा, उसी लम्हे उसने गुस्से से अपना हाथ छुड़ा लिया। और उसी लम्हे नादिया भी वहां पर आ गई। उसने देखा कि दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं और उसने हाथ छुड़वाया। वो एकदम से वापस आई थी, किस काम से आई थी वो तो भूल गई, लेकिन इस तरह दोनों को देखकर बोली, क्या हो रहा है यहां पे? तो आयशा ने मुस्कुराते हुए नादिया की तरफ देखा और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। नादिया ने भी, जैसे एक इंसान दूसरे का ख्याल करते हुए हाथ मिलाता है, उसको हाथ मिलाया। तो उसने उसके हाथ को पकड़ के जोर से दबा दिया कि नादिया के मुंह से एक चीख से निकल गई। उसने कहा, ये है वो चुड़ैल। और हंसना शुरू कर दिया। उसी लम्हे जैन ने नादिया का हाथ छुड़ाया और उसे खींचता हुआ दूर ले गया। वो बोली, बस करो, मेरे हाथ में दर्द हो रही है, इतने जोर से क्यों खींच रही हो? क्या हुआ है? ये क्या कर रही थी वहां पे? वो बोला, मैं तुम्हें तफसील से सब बताता हूं, इधर आओ। और वो उसे दूर लेकर गया और कहा, इससे जान छुड़ाओ, तुम्हें कभी इसके सामने नहीं आना। मेरी जान अजाब कर दी इसने, पता नहीं क्या चीज है, और मेरे पीछे पड़ गई है। उसने खुलकर उसे ना बताया, लेकिन किसी हद तक ये इशारे में बता दिया कि मुझे तंग कर रही है, मेरे पीछे पड़ गई है। उधर अब वो अपने कमरे में खौफ के मारे सोता नहीं था, अपनी वालदा के साथ सोना शुरू हो गया था कि मेरे कमरे में सो जाया करो। वालिद इन दिनों वैसे ही ऑफिस के काम में इतने मसरूफ थे कि रात को जब घर आते तो साथ वाले कमरे में लेट नाइट तक काम करते रहते और वहीं पे सो जाते। अब वो अपनी मां के साथ सोता था। उस रात वो पानी पीने के लिए मां के कमरे में ही सोया था कि एकदम से उसकी आंख खुली तो उसे महसूस हुआ कि बाहर कॉरिडोर में कोई आवाज सी आ रही है। आज उसे खौफ महसूस नहीं हो रहा था। आज तीसरी रात थी। वो सुकून से इसलिए सो पा रहा था क्योंकि मां के साथ सो रहा था। एक नौजवान लड़का जो इतना खौफजदा हो चुका था कि बच्चों की तरफ डरने लगा था, वो जैसे ही कॉरिडोर की तरफ जाने लगा तो उसे छत से आवाजें आनी शुरू हो गई, जैसे छत के ऊपर कोई चल रहा हो। कुछ देर वो खड़ा आवाज़ों को सुनता रहा। आवाज़ें मुसलसल आ रही थी। तो वो अपनी माँ के पास गया और माँ को मुखातिब किया, माँ छत के ऊपर कोई चल रहा है। माँ उठी और आवाज़ को सुना तो माँ ने कहा, हाँ छत के ऊपर तो कोई चल रहा है। माँ बेटा आहिस्ता से चलते हुए साथ वाले कमरे में गए। वहाँ पे वालिद अभी भी बैठे काम कर रहे थे। दोनों को आता देखकर बोले, हाँ क्या हुआ है? तो माँ ने कहा, कमरे में आए, हमारे कमरे की छत पे कोई चल रहा है। वो चलते हुए कमरे में आए तो उन्होंने भी छत पे चलने की आवाज सुनी और वो चौंक गए, हाँ ये तो कोई आवाज है। उन्होंने दराज खोली और दराज में से अपना पिस्तौल निकाला। मां बोली, ये अब क्या कर रहे हैं? पिस्तौल क्यों निकाल रहे हैं? तो बोले, और क्या करूं, छत पे इस्लाम है, जो कोई है तो वो चोर ही होगा ना, तो उसके लिए तो हथियार उठाना पड़ेगा। और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता कदमों के साथ सीढ़ियों की तरफ जाना शुरू हो गए। पीछे बीवी भी और बेटा भी आना शुरू हो गए।
सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते वो जैसे ही छत पे पहुंचे तो उन तीनों ने पहली निगाह में एक अजीबोगरीब मंजर देखा। उनकी एक नौकरानी जो हर लम्हे अपने सर पे दुपट्टा करके रखती थी, इंतहाई नेक और शरीफ लड़की, भाग भाग के काम करने वाली, वो उनकी तरफ कमर करके बैठी हुई थी। दुपट्टा उसके सर से गायब था, उसके बाल खुले हुए थे और वैसे जोर जोर से हिल रही थी जैसे कुछ कर रही हो या पढ़ रही हो, जोर जोर से हिल रही हो। पिस्तौल ताने हुए वो जो आगे बढ़े थे और उस नौकरानी को इस अंदाज में देखकर चौंक पड़े। वहीं पे बेगम साहबा ने आवाज दी, रजिया, ये तुम रात को इस वक्त क्या कर रही हो छत पे? वो जो बैठी मुसलसल हिल रही थी, वो एकदम से हिलना बंद हो गई और उसी लम्हे उठकर खड़ी हो गई। अभी तक उसकी पीठ थी उन तीनों की तरफ, मुंह उसने दूसरी तरफ किया हुआ था और बोली, वो बहुत ताकतवर है, इसे कहो उसका कहना मान ले। अगर ये उसका कहना नहीं मानेगा तो ये मारा जाएगा, बहुत इसका मुकद्दर होगी, और जो भी उसका कहना नहीं मानेगा वो मारा जाएगा। बहुत बड़ा शैतान है वो। और ये कहते वो उनकी तरफ मुड़ी। जैसे ही उसने अपना चेहरा उन तीनों की तरफ किया तो वो तीनों उसे देखकर ठठक गए। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद हो चुकी थीं। वो इस वक्त इंसान नहीं, कोई जिन्नात नजर आ रही थी। सफ़ेद आंखों वाली एक ऐसी खौफनाक लड़की जिसे देखकर माँ बेटे के मुंह से तो हल्की सी चीख निकल गई, लेकिन सामने खड़े हुए सलमान हैदर साहब भी परेशान हो गए कि ये क्या है। वो कुछ बोल ना सके, कुछ समझ ना सके, और उसी लम्हे उसने एक आखिरी जुमला कहा, मौत, एक एक की मौत, दोनों की मौत। हा 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 हा। उसी लम्हे वो भागती हुई गई और उसने छत से नीचे छलांग लगा दी। नीचे सीधी वो सर के बल गिरी और गिरते ही सर ठा की आवाज से नीचे टकराया और उसी लम्हे वो मर गई। और भी मुलाजिम वगैरह जाग गए, भाग के आए ऊपर छत पे, तो क्या देखते हैं वो वहीं खड़े हैं और उसने खुदकुशी कर ली है। नीचे गए, उसे देखे, इसका दुपट्टा नहीं है सर पे, ये क्या कर रही है, किसी कुछ समझ नहीं आया। कर सुबह हो गई, पुलिस आई, सारी इंक्वायरी की गई। एक नामवर फर्म में काम करते थे सलमान हैदर, अमीर बंदे थे। उन्होंने भी, मुलाजमों ने भी बताया कि नहीं साहब, मुलाजिम ने सब ने यही बयान दिया कि तुम्हारे अच्छे साहब हैं, तो कुछ कह नहीं सकते। यकीनन उसने खुदकुशी की है और पुलिस ने भी अपनी पूरी तफ्तीश कर ली। यही पता चलता था कि खुदकुशी का मामला है। खैर, उसे दफन कर दिया गया, लेकिन अब खुद सलमान हैदर अजीब से हो गए थे। इस वाक़े ने उनको हिला कर रख दिया था। उसी लम्हे उन्होंने बेटे से कहा, अब मुझे तुम बताओ, तुम क्या देखती हो, तुम्हारे साथ क्या होता है। बेटे ने पहले दिन से जो वाक़यात हो रहे थे सारे बता दिए कि मेरे साथ ये हो रहा है। वो बोले बीवी की तरफ मुंह करके, वो जो औरत तुम लेकर आई थी वो कहां से आई थी? वो जादू वाली औरत? हाँ, वो फलां फलां जगह से। चलो, हमें उसकी मिन्नत समाजत करनी है, शायद वो हमें इस अजाब से निजात दिला सके। वो उसके पास गए और सलमान हैदर ने उनकी मिन्नत समाजत करके उनको राजी कर लिया और अपने घर लेकर आ गए। जैसे ही घर आई तो उसी वक्त जैन के कमरे में आई और सलमान हैदर साहब से बोली, मैंने कभी जिंदगी में हार नहीं मानी थी, लेकिन इस कमरे में आके लगा था कि वो शैतान बहुत ताकतवर है। मेरी ताकत से भी कई गुना ज्यादा उसके पास ताकत है। हां, मैं उसका मुकाबला कर सकती हूं, लेकिन उसकी ताकत को देखते हुए यह डर भी लगता है या उसे जान देनी होगी या मुझे जान देनी होगी। उसी वक्त सलमान हैदर और उसकी बीवी दोनों हाथ जोड़कर बोले, हमारा एक ही बेटा है, आप जो कहेंगी, जो मुंह से निकालेंगी, हम आपको मुंह मांगे दाम देने को तैयार हैं। हमारे बेटे की जिंदगी खतरे में है, हमारे बेटे की जिंदगी को बचा लीजिए। उसने कहा ना,
मैंने हार नहीं मानी। इसकी ताकत को देख के मैं चली जाऊं तो मेरी हार हो जाएगी। मैं कोशिश जरूर करूंगी। कल तुम लोग मेरे पास आ जाना। अगले दिन वो तीनों उसके पास पहुंच गए और उसने कहा, आज ही हम तीनों को कब्रिस्तान जाना है। मैंने अपने मुअक्कलात से पता लगा लिया है, शहर के बाहर जो बड़ा सा कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान के अंदर जैन का पुतला बनाकर दफनाया गया है किसी कब्र के अंदर, और उसी पुतले को ही निकालना है और वही पुतला हमें अगला रास्ता दिखाएगा। फिलहाल तो सिर्फ इतना ही पता लग चुका है कि उस शैतान तक पहुंचने के लिए वही वाहिद रास्ता वो पुतला है। सलमान हैदर परेशान होकर बोले, वो तो बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, हम कैसे इतने बड़े कब्रिस्तान में पुतले को ढूंढेंगे? तो वो बोली, जिन जिन्नात ने उस पुतले का बताया है वो ढूंढ कर भी देंगे। हमें आज रात को ही जाना होगा, अब हम देर नहीं कर सकते। वो चारों रात को कब्रिस्तान पहुंच गए। सलमान हैदर गाड़ी चला रहे थे, वो औरत आगे बैठी हुई थी, सलमान हैदर की बीवी और बेटा पीछे बैठे हुए थे। गाड़ी कब्रिस्तान के दरवाजे के बाहर जाकर रुकी। उस औरत ने कहा, आप दोनों मियां बीवी यहीं इसी कार में बैठे रहेंगे। उसने अपना एक थैला उठाया जो साथ लेकर आई थी और कहा, यह बच्चा मेरे साथ अंदर चलेगा। आप लोगों ने इस कार से बाहर नहीं निकलना और कब्रिस्तान के अंदर नहीं हो जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। और जैन को अपने पीछे आने का इशारा किया। जैन ने माँ बाप की तरफ देखा, बाप ने उसे कहा, हाँ जाओ, और रास्ता ही कोई नहीं था। जैन उसके पीछे चलता हुआ कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। पूरा कब्रिस्तान तारीकी में डूबा हुआ था, लेकिन वो औरत ऐसे चल रही थी जैसे एक एक रास्ते से वाकिफ हो, जैसे रोज का उसका आना जाना हो, उसको पता हो इसको कब्रिस्तान में से कहां कहां से गुजरना है। वो नहीं जानता था, कोई और नादीदा ताकत, ना नजर आने वाली ताकत उस औरत को रास्ता दिखा रही थी या वो कैसे आगे बढ़ रही थी, वो नहीं जानता था। वो दोनों चलते चलते कब्रिस्तान के बिल्कुल दरमियान में पहुंच गए। उस दरमियान में उसने अपनी आंखें बंद करके खड़ी हो गई और चारों तरफ घूमना शुरू कर दिया और घूमते घूमते पूछा, कौन सी तरफ कह रहे हो? हाथ को घुमाते 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 एक साइड पे किया, इस तरफ। ठीक है, आंखें बंद, और कहा ठीक है। और उसी वक्त अपने थैले को जो लटकाया हुआ था बाहर निकाला। जैन से कहा, जमीन पर बैठ जाओ। जमीन पर जैन बैठ गया। उसने चूना निकाला, सफेद चूना, उसके इर्द गिर्द डालना शुरू कर दिया, एक गोल दायरा बना दिया और कहा, इस दायरे कड़े से बाहर ना निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर तुमने गलती की तो उसका बहुत बड़ा खुमियाजा भुगतना पड़ेगा, गलती मत करना। उसने कहा ठीक है। वो वहीं उस दायरे कड़े में बैठ गया। वो औरत चंद कदम चलती हुई एक कब्र के पास गई। उस थैले में से उसने कुदाल सी निकाली। कुदाल के साथ उसने कब्र को खोदना शुरू कर दिया। कब्र खोदते खोदते उस जगह पे पहुंच गई जहां पे ईंटें हटाने के बाद कफन में लिपटा हुआ मुर्दा नजर आता है। और जब उस जगह को उसने खोला, वो तो दूर बैठा था, देख नहीं पा रहा था, कि तभी उसने देखा एक 2 फुट लंबा पुतला बना हुआ था, जैसे गुड़िया होती है ऐसे एक पुतला बना हुआ था, कपास का, गुड़िया की तरह का इंसानी पुतला। ऊपर एक सर बना हुआ था, उसके बाजू थे और उसकी टांगें थीं। उस पुतले को उसने जैसे ही बाहर निकाला, उसकी आंखें जिस अंदाज में बनाई गई थी, उनकी आंखों को देख के डर लगता था। दूर बैठा जैन उस आंखों को क्लियर देख रहा था, ऐसे लगता था जैसे जिंदा इंसान की आंखें हों और चमक रही हों। उस पुतले को निकालते ही उसने अपने दोनों हाथों से उस पुतले को पकड़ लिया और कहा, तू है वो उस शैतान का चेला, तू मुझे उस शैतान तक पहुंचा सकता है, और उस शैतान को किसने भेजा है वो भी तू ही मुझे बता सकता है।
अगर मैं तुझ तक पहुंच गई हूं तो अपने अमल से शैतान तक भी और उसके भेजने वाले तक भी पहुंच जाऊंगी। अब बेहतर है तू मुझे खुद से बता दे, नहीं तो मुझे उगलवाना भी आता है। एक बेजान पुतला क्या बात करता, उसी वक्त उसने जोर से उसकी गर्दन पे डज करके थप्पड़ मारा। बोल। पुतले में से क्या आवाज आती कि उसने दूसरे हाथ से ठा करके उसको पत्थर मारा। बोल। दूसरे थप्पड़ पे भी क्या आवाज आती तो उसने उसके ऊपर थप्पड़ों की बारिश कर दी। डज 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 डज। पुतला खामोश रहा। जैन समझा ये पागल हो गई है। एक बेजान गुड़िया की तरह बना हुआ एक पुतला, उसमें से कैसे आवाज आ सकती है। उस वक्त उसने देखा साइड पे पड़ी हुई मिट्टी को उसने हटाना शुरू कर दिया। एक छोटा सा गड्ढा खोदा और उस पुतले को उसके अंदर ऐसे गाड़ दिया कि उस पुतले का गर्दन और बाजू बाहर रहे और धड़ जमीन के अंदर गाड़ के मट्टी डाल दी। अब वो पुतला जमीन के अंदर ऐसे गड़ा हुआ था कि दोनों बाजू बाहर थे, गर्दन बाहर थी, बाकी हिस्सा अंदर था। और उस औरत ने आंखें बंद करके कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। वो पढ़ती थी, पढ़ने के बाद अपनी उस बोल्टे में हाथ डालती थी, कुछ राख सी थी उसके ऊपर पड़ती थी और पुतले पे जैसे ही उस राख को पढ़ के उसने फेंका, पुतले के मुंह से चीखें निकलनी शुरू हो गई, जैसे किसी इंसान के मुंह से चीखें निकलती हैं। और जैन हैरान हो गया और उन चीखों को सुन के वो हैरान हो गया कि एक बेजान मुर्दा जो चीखें मार रहा हो, उसने फिर से राख पे पड़ा और उस पे फेंका और वो चीखते हुए पुतला बोला, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मैं सब बताता हूं, छोड़ दो मुझे। और वो बोली, अभी तो मैंने पढ़ना शुरू किया है। अच्छा हुआ तू इतनी जल्दी मान गया, वरना मैं तेरा वो हशर करने वाली थी कि तेरा बाप भी मानता। बोल, कौन है तेरे पीछे शैतान और किसने भेजा है उस शैतान को? वो बोला, मुझे फलां जादूगर ने भेजा है और उस जादूगर के पास आयजा गई थी। आयजा ने ही शैतान को कहा है, शैतान जान लेकर जाएगा, शैतान ऐसे नहीं जा सकता। उसी वक्त वो जादूगरनी बोली, लेकिन आज तो तुझे जाना होगा। मैं जान चुकी हूं उस जादूगर को भी, मैं जान चुकी हूं तुझ शैतान को भी। तू जान लेने आया है ना, मैं तुझे किसी की जान नहीं लेने दूंगी। अब बोल, वो जादूगर कहां है और वो शैतान का मुझे सारा पता बता ताकि मैं उस तक पहुंच सकूं। उसी लम्हे उस दायरे के अंदर बैठे हुए जैन ने देखा कि एक काला स्याह शैतान सा है, बिल्कुल उसके पास उसकी वालदा को एक हाथ से उसने गर्दन में दबोचा हुआ है और दूसरे हाथ से उसके बाप को दबोचा हुआ है और इस अंदाज में छुरियां पकड़ी हुई हैं। उसने अपने दोनों हाथों में उनकी गर्दनों पे छुरियां रखी हुई हैं कि अगर जरा सी भी हरकत हुई तो वो दोनों की गर्दनें काट देगा। जैन ने जैसे ही मां और बाप को देखा कि बीच में एक भारी भरकम काला स्याह एक शैतान, जिसकी आंखें लाल सुर्ख हैं, जिसकी एक अजीब सी काली सी दाढ़ी की तरह की कोई सख्त चीज नीचे से ऐसे निकली हुई है, चूंच आगे बनी हुई है, उसके सर के बाल भी पीछे चूंच की तरह जा रहे हैं, पीछे पोनी की तरह। उसका मुंह इंसान की तरह नहीं, एक लंबा सा मुंह है, चूंच की तरह। उसकी आगे बाल नहीं, सख्त सी कोई चीज है, पीछे भी एक पोनी सी है और उसके कानों में बड़े बड़े से लोहे के कड़े से पड़े हुए हैं। उसके हाथ काले स्याह और नाखून बड़े बड़े से हैं। वो कोई शैतान या कोई जिन था और उसके मां और बाप की गले पे छुरी रखकर खड़ा था। और उसी वक्त वो जादूगरनी उस पुतले के साथ बातें करने में मसरूफ थी, वो उसके साथ लगी हुई थी। वो ना देख सकी कि साइड पर क्या हो रहा है कि जैन ने देखा, उस शैतान ने जैन से कहा, बाहर निकल, नहीं तो मैं इनको मार दूंगा। और उसी वक्त उसके कान में मां की आवाज आई, बेटा भाग यहां से। जैन ने जैसे ही मां की आवाज को सुना, उसी लम्हे वो इतनी तेजी से बाहर निकला
कि उधर वो जादूगरनी उसको रोक सकती या मना करती, इतनी देर में वो अपने दोनों कदम उस दायरे कड़े से बाहर निकाल चुका था। जैसे ही उसने दायरे कड़े से अपने कदम बाहर निकाले माँ बाप की तरफ, तो उसके माँ बाप और वो जिन वहाँ से उसी लम्हे गायब हो गया और उसे एक चीख सुनाई दी। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उस जादूगरनी के सीने में एक तलवार किसी ने घोंप दी थी और वही पुतला हवा में खड़ा हंस रहा था। और वो जादूगरनी तकलीफ के मारे पीछे की तरफ गिर रही थी और उसने अपनी गर्दन मोड़कर ज़ैन की तरफ देखा और कहा, ये तूने क्या किया? तुझे कहा था इस दायरे कड़े में से बाहर मत निकलना वरना कोई मर जाएगा। और उसने मेरी जान ले ली। और वो पुतला हवा में कहके लगाता हुआ बोला, अब इसकी बारी है। ज़ैन अभी तक जो कुछ भी ना समझ पाया था, उस बूढ़ी ने कहा, भागो यहां से। ज़ैन ने पागलों की तरह दौड़ना शुरू कर दिया और कहके लगाता हुआ वो पुतला भी उसके पीछे दौड़ना शुरू हो गया। उधर ज़ैन का बाप गाड़ी के अंदर बैठा हुआ खिड़की का शीशा खोल के मुसलसल बाहर की तरफ देख रहा था कि क्या हो रहा है। उसने देखा बेटा भागता हुआ आ रहा है। उसने फौरी तौर पे साथ वाला दरवाज़ा खोल दिया बेटे के लिए। समझ ना पाया, बेटा भागता हुआ आया, खुले हुए दरवाजे के अंदर बैठा, शीशा चढ़ाया और बाप से कहा, भागो बाबा, डैड भागें। बाप भी बेचारा कुछ ना समझ पाया। उसने गाड़ी स्टार्ट की, बेटे को पूछा क्या हुआ है। उसने कहा, उस जादूगरनी को मार डाला है उस शैतान ने। और वो गाड़ी दौड़ाते दौड़ाते कितनी तेजी के साथ घर पहुंचे उनको खुद भी अंदाजा नहीं था। जब घर पहुंच गए, सलमान हैदर ने सारे मुलाजमों को इकट्ठा किया और कहा, आज रात सारे पहरा देंगे और सारे कुरान मजीद का विर्द करते रहें। सारे मुलाजिम डर गए, सारे खौफजदा हो गए। वो तीनों भी, माँ भी, बाप भी, बेटा भी कुरान मजीद का विर्द करते रहे। मुलाजिम भी घर के अंदर जागते रहे। रात सारी दायरा कड़ा लगा रहा। दायरा कड़ा से मुराद कुरान मजीद पढ़ते रहे। सुबह हो गई। सलमान हैदर ने उठते ही फोन घुमाने शुरू कर दिए। एक बहुत बड़ी पोस्ट में एक बड़ी फर्म में काम करते थे, बहुत ज़बरदस्त तनख्वाह थी, असर रसूख था, ताल्लुकात थे। उन्होंने अपने एक जानने वाले बहुत बड़े ओहदे के पुलिस ऑफिसर को फ़ोन किया। उसने कहा, हाँ खैरियत से याद किया, क्या हुआ है सलमान हैदर? उसने कहा, मेरे बेटे के साथ कॉलेज में एक लड़की पढ़ती है, आयजा। उसने मेरे बेटे पे जादू करा रखा है, शैतानी जादू, जिसकी वजह से मेरे बेटे की ज़िंदगी ख़तरा में है। क्या तुम उस लड़की को उठा सकते हो? यकीनन तुम एक पुलिस वाले हो, बहुत बड़े ओहदे पे बैठे हो और तुम उससे उगलवा सकते हो कि वो ऐसा क्यों कर रही है। हाँ हाँ कोई मसला नहीं, तुम बेफिक्र हो, मैं उसे उठवा लेता हूँ। सारे घर के अंदर बेचैनी रही। वो टहलते रहे कि शाम को उसका फ़ोन आ गया। उसने कहा, सलमान हैदर मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसने कहा, क्यों, क्या हुआ? उसने कहा, मैंने उस लड़की के बारे में पता कराया है। जानते हो वो लड़की कौन है? उसका नाम है आयजा वक्कार। वो वक्कार फारूकी की बेटी है। क्या? वक्कार फारूकी, वो जो बिजनेसमैन है, वो मल्टीनेशनल? जी जी वही। वो उनकी अकलौती बेटी है, उस पर कोई हाथ नहीं डाल सकता। तुम्हें पता है उस पर हाथ डालने का मतलब क्या है? मुझे नौकरी से हाथ धोने पड़ेगा और वैसे भी उस पर कोई भी हाथ नहीं डाल सकता। वक्कार फारूकी की बेटी है वो? हाँ ठीक है ठीक है, तुम बंद करो, मैं देखता हूं। फोन बंद हो गया। बीवी ने पूछा, क्या हुआ? बेटा भी पास बैठा था। डैड क्या हुआ? वो जो लड़की तुम्हारे कॉलेज में पढ़ती है आयजा, तुम जानते हो वो कौन है? उसका नाम है आयजा वक्कार। वो वक्कार फारूकी की बेटी है जिसकी फर्म में मैं काम करता हूं। ये पैसा, ये घर, ये बंगला सब कुछ उसी की वजह से है। वक्कार फारूकी वो बहुत बड़े बिजनेसमैन जिनका इस मुल्क में और दूसरे मुल्कों में भी कारोबार है। और उसकी बेटी है, उसको उठाना आसान नहीं है। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया है? वो परेशानी से टहलते रहे, उनको कुछ समझ ना आई। वो रात भी जैसे कैसे गुजर गई। तकरीबन एक हफ्ता ज़ैन कॉलेज ना गया, घर पे ही रहा।
रात को वो वालिद और वालदा के साथ एक ही कमरे में सोता, दायरा कड़ा लगाकर सोते। कुछ समझ नहीं आ रही थी। एक हफ्ते के बाद वालिद साहब घर तशरीफ़ लाए तो बेटे को कहा, जैन बेटा ड्राइंग रूम में जाओ, तुमसे कोई मिलने के लिए आया है। जैन ड्राइंग रूम में गया तो ये देखकर हैरान रह गया कि सामने आयजा वकार बैठी थी, टांग पे टांग रख के, इस अंदाज में जैसे वो इसी घर की मालकन हो। वो उसे देखते ही एकदम से गुस्से में पांव पटकता हुआ बाहर आ गया और डैड से कहा, डैड आप इसे क्यों लेकर आए हैं? डैड ने कहा, वो मेरे बॉस की बेटी है और तुम मुंह उठाकर बाहर आ गए हो। अगर मैं उसे घर लेकर आया हूं, जाओ उसे इज्जत दो और उसके साथ बैठो। तुम्हें समझ लगी है मेरी बात की? जाओ। बाप ने गुस्से में कहा तो वो चुप करके चला गया अंदर। तो आयजा बोली, जैन कैसे हो तुम? इतने दिन हो गए, तुम कॉलेज भी नहीं आ रहे। तो मैं परेशान हो गई थी कि क्या हो गया। तो फिर मैंने फैसला किया कि मुझे तुम्हारे डैड से ही पूछना चाहिए। जब मैं आज अपने डैड के ऑफिस गई तो तुम्हारे डैड से भी मेरी मुलाकात हुई। मैंने उनसे पूछा, अंकल जैन क्यों नहीं आ रहा? तो उन्होंने बताया वो घर पर है। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे भी घर ले चलें, जैन से मिलना है। तो मैं तुमसे मिलने के लिए आ गई। देखो जैन, मैंने तुमसे कहा था ना, आयजा वकार जिस चीज पे हाथ रख दे वो उसकी हो जाती है। आयजा वकार तुम पर हाथ रख चुकी है, अब तुम आयजा वकार के हो। मैंने बचपन से कभी हार मानना नहीं सीखा। बेहतर तुम्हारे हक में यही है कि तुम अपनी जिद को छोड़ लो। मेरे पास किस चीज की कमी है? खूबसूरती की, पैसे की, दौलत की, शान शौकत की, इज्जत की, किस चीज की? और हां, आज तुम्हें एक बात कहूं। शुरू में मुझे शायद लगा था कि मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करती हूं, लेकिन शायद अब मुझे लगता है, प्यार का तो मुझे पता नहीं, लेकिन तुम आयजा की जिद बन गए हो। और आयजा जिस चीज पे जिद बना ले तो वो इतनी जिद्दी है बचपन से, चाहे उसके लिए कोई भी कदम उसको उठाना पड़े वो पीछे नहीं हटती। मैं चाहती तो तुम्हें मक्खी की तरह मसल देती। जिसने तुम्हारी मां बन के तुम्हें गले लगाया, जिसने तुम्हारे बिस्तर के नीचे छुप के जिसको तुमने देखा, वो सब कुछ मैं करा रही हूं। तुम क्या समझते हो तुम्हें मसलना मेरे लिए मुश्किल है? यूं चींटी की तरह मसल दूं तुम्हें, लेकिन तुम जिद हो आयजा की, तुम्हें हासिल करना है। तुम आयजा के शौहर बन के आयजा की कदमों में आओगे। बस यही जिद है आयजा की, तुम्हें अपने निकाह में लाकर, अपने शौहर बनाकर अपने घर में लाना। उसके बाद शायद आयजा खुद ही तुम्हें तलाक दे दे। अब तुम आयजा की जिद बन चुके हो। आयजा चाहती तो जादू के जरिए भी तुम्हें अपना बना सकती थी। तुमने मेरा जादू देख लिया। मैंने जिससे राब्ता किया और जिसने अपने जादू के जरिए जो कुछ किया, वो तो एक आम सी औरत थी। हां, वो सिफली जादू करती थी, एक ताकतवर औरत, लेकिन देखा कैसे मसली गई, कैसे मारी गई। अरे अभी तो उसने अपने जादू दिखाने ही नहीं शुरू किए। वो जो शैतान है कितना ताकतवर है तुम सोच भी नहीं सकते। तब उसे जैन को याद आया, उस सिफली जादूगरनी वाली औरत ने भी ये बात कही थी कि अभी उसने जो करना शुरू किया है वो तो कुछ भी नहीं, वो इतना ताकतवर है कि अगर करने पे आए तो बहुत कुछ कर सकता है। और वही बात आयजा कह रही थी, अभी तो उसने कुछ नहीं किया, वो करने पे आए तो इतना कुछ कर सकता है तुम सोच भी नहीं सकते। बहरहाल अब अच्छे बच्चे की तरह मूड ठीक करो, और अंकल से मैंने बात कर ली है शादी की बात। बहुत जल्द तुम्हारी और मेरी शादी होने वाली है। और हां, अब मैं रोज तुमसे मिलने के लिए आती रहूंगी। और मुझे बताओ तुम्हें किस चीज की जरूरत है, तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट लेके आऊं, कौन से कपड़े लेने हैं, मुझे सिर्फ तुमने बता देना है, सब कुछ आ जाएगा। अंकल उसी वक्त यानी जैन के वालिद कमरे में दाखिल हुए, खुद चाय लेकर आए थे। बेटा मैं आपके लिए चाय लेकर आया हूं। वो उस वक्त उठकर खड़ी हुई और बोली, अंकल नहीं, बस अब चलती हूं, चाय को दिल नहीं कर रहा। तो बोले, बेटा
चाय पिए, मैं आपको छोड़ कर आता हूं। बोली नहीं, मैंने ड्राइवर को कॉल कर दी है, ड्राइवर बाहर पहुंच गया है, मुझे लेने के लिए आ रहे हैं, आप परेशान ना हो। और वो चलती हुई जैन के पास गई, उसका हाथ पकड़ के अपने हाथ में, दोनों हाथों में ऐसे रखकर बोली, अब मैं चलती हूं जैन, शादी की तैयारी करो। ओके अंकल, चलती हूं, बाय बाय। वो निकल गई। जैन खड़ा रहा। जब वो बाहर चली गई तो मां भी जैन के अंदर आ गई। जैन मां से और बाप दोनों से बोला, ये क्या है डैड, आप तो मेरी जान छुड़वाने लगे थे उस लड़की से जिसने जादू के जरिए मेरे ऊपर ये कुछ कर दिया। और वो अपने मुंह से मान के गई है कि वो शैतान को उसी ने हायर किया है, किसी जादूगर को, उसी ने शैतान को भेजा है। 2 जानें जा चुकी हैं, हमारी नौकरानी ने भी इसके जादू के वजह से जान दी है, वो सिफली जादू करने वाली भी इसकी वजह से मौत के मुंह में गई है, और आप इससे मेरी शादी करने जा रहे हैं। बीवी भी एकदम से परेशान होकर बोली कि ये क्या सुन रही हूं मैं, क्या ऐसा ही है? सलमान हैदर बोले, हां ऐसा ही है, मैंने फैसला किया है जैन की और आयजा की शादी का। बीवी बोली, क्या हो गया है आपको, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप जानते हैं ना नादिया कौन है? मेरे मरहूम भाई की बेटी, उसकी बेटी है, और ये दोनों बचपन से एक दूसरे को, नादिया और जैन पसंद करते हैं, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और जैन बोला, हां डैड, मैं नादिया से प्यार करता हूं, मैं नादिया से शादी करना चाहता हूं, वो मेरी प्यार है, ये नहीं। डैड बोले, एक बात मां और बेटा कान खोलकर सुन लो, वकार फारूकी मेरे बॉस हैं और ये उनकी अकलौती जायदाद की मालिक, उनकी वारिस अकलौती बेटी है। मैंने अगर वकार साहब को इनकार कर दिया शादी के लिए तो उसी लम्हे वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे, और गुस्से में आके शायद वो मुझे अंदर करवा दें, मेरे ऊपर केस करवा दें, क्या से क्या करवा दें। जानते हो तुम दोनों मां बेटा, ये जो तुम पैसा अयाशी इतनी तनख्वाह लेते हो, वही बहुत बड़ी फर्म मुझे दे रही है। और ये घर, ये बैंक से कर्जा लेकर मैंने इतना आलीशान घर लिया था, इसकी किस्तें देता हूं, महंगी किस्तें। अगर उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया, कहां से खाएंगे, कब नौकरी मिलेगी, किस्तें कहां से जाएंगी, और ऊपर से उनसे दुश्मनी कौन मोल लेगा? वकार फारूकी से मैं दुश्मनी मोल लूंगा? जब वकार फारूकी के दफ्तर में यह बात पता लगेगी कि वकार फारूकी ने अपनी बेटी का रिश्ता मुझसे मांगा और मैंने इनकार कर दिया, तो उसकी तो बेइज्जती होगी। और इतना बड़ा बिजनेसमैन जो बेटी की तरह ही नखरेबाज है, वो मुझे छोड़ देगा? मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, मुझे इब्रत का निशान बना देगा। और तुम मां बेटा, जब घर में भूख होगी, मैं अंदर हो जाऊंगा, खाने को कुछ नहीं होगा, सारी मोहब्बत निकल जाएगी, सारी मोहब्बत धरी की धरी रह जाएगी। क्या कमी है उस लड़की में? खूबसूरत है, जवान है, अकलौती है, बहुत बड़ी जायदाद की वारिस है, तो क्या मसला है शादी करने में? ठंडे दिमाग से सोचो। अगर उस लड़की को ठकरा दिया तो इस घर से भी जाएंगे, मेरे साथ वो पता नहीं क्या करते हैं, तुम लोग भी भूख से मर जाओगे। और आखिरी बात सुन लो, होश से काम लो, जज्बात से नहीं, क्योंकि मैंने सोच समझ के फैसला किया है। उस लड़की ने डायरेक्ट मुझसे यही बात की है, वो अपने बाप को मनाने जा रही है। मैं जानता हूं वो अपने बाप को मना लेगी, बहुत जिद्दी लड़की है, और अगर मैं इनकार करता हूं तो इस घर से, खुशियों से हमें हाथ धोने पड़ेंगे। वरना दूसरी सूरत में अगर ये अपने जज्बात को साइड पर रख दे तो कोई बात नहीं, इसके बाद सारी खुशियां होंगी। मैं लालच में नहीं कर रहा, मैं इस घर की बेहतरी के लिए फैसला कर रहा हूं। जैन बोला, लेकिन मुझे यह कबूल नहीं है, मुझे यह आपका फैसला मंजूर नहीं है। तो सुन लो, इसी लम्हे मेरे घर से निकल जाओ, और हां, अकेले मत जाना, अपनी मां को भी साथ लेते हुए जाना। और जब दोनों जाने का फैसला कर लो तो मुझे बता जरूर देना, ताकि मैं तलाक के कागजात भी तुम्हारी मां के हाथ में पकड़ा दूं, उसे भी तलाक दे दूं और तुम्हें भी निकाल दूं, ताकि मैं उस दफ्तर में काम करता रहूं और उनको कह सकूं मेरा अब उन दोनों से कोई वास्ता नहीं, मैंने उनको घर से निकाल दिया है, कम से कम मेरी जान बख्शी तो हो जाएगी। जाओ, फैसला करो। वो गुस्से से निकल गए। जैन सर पकड़कर बैठ गया, क्या करे? जो कुछ हो चुका था, जितनी वो खौफनाक लड़की थी और जितनी वो अपने एक बड़े बाप की बेटी थी,
और जो कुछ वो कर चुकी थी उससे मुकाबला करना वाकई नामुमकिन था। हां, उसका बाप उसका साथ दे रहे थे, उसके बाप भी सच्चे थे, वो क्या करता। कि तभी उस रात वो सोया और उसने एक भयानक सा ख्वाब देखा। ज़ैन ने ख्वाब में देखा एक बहुत बड़ा शैतान नुमा चेहरा है, उसके बड़े बड़े गोल हाथी की तरह कान हैं, उसकी जबान बाहर की तरफ निकली हुई है, एक जबान उसकी बाहर भी निकली हुई है। वो दो मुंह वाला था, एक चेहरा उसका आगे था, एक चेहरा उसका पीछे था। वो दोनों जबानों को जब इकट्ठे बाहर निकालता था तो कोई भी चीज सामने आती थी तो उसको जबान से, गर्दन से पकड़ लेता था। वो शैतान जब चलता था तो दज दज की आवाज आती थी। वो चलता चलता ज़ैन के कमरे के दरवाजे पे पहुंचा। उसने जबान निकाली और ठा करके जबान ने दरवाजे को खोला। वो चलता हुआ अंदर आया। उसने अपने हाथ में एक बहुत बड़ा तीर नुमा लोहा पकड़ा हुआ था, जिसके आगे तीर नुमा नोक होती है। उसने वो तीर नुमा नोक ज़ैन के गले पे रख दी। उसने एक अपनी बड़ी सी जुबान निकाली और इस अंदाज में जुबान बाहर निकाली जैसे कोई खून का प्यासा होता है। वो उस तीर नुमा लोहे को उसकी गर्दन में घुसाने ही लगा था कि पीछे आयजा आ गई और आयजा बोली, रुक जाओ, इसे मारना नहीं है। ये मान गया है, ये ऊपर ऊपर से नखरे कर रहा है, ऊपर ऊपर से ऐसे कर रहा है, ये मान चुका है और इसे मानना होगा। इसे छोड़ दो, अब ये मेरा है और ये अब मेरे पास आएगा। उस शैतान ने अपनी जुबान को इस अंदाज में निकाला कि दूर से वो जबान इतनी लंबी हो के आई कि ज़ैन के चेहरे तक पहुंच गई। उसके एक गाल पे उसने जबान फेरी, दूसरे चेहरे पे जबान फेरी और वहीं से वो लंबी सी जुबान वापस उसके मुंह में चली गई और वो पांव टख टख करता हुआ बाहर चला गया और आयजा उसके सामने खड़ी थी और उससे बोली, जिस जादूगर ने आज इस शैतान को भेजा है, तो मैं हकीकत में शैतान दिखाऊं जो इससे भी बड़ा है, इसका भी बाप है। मैंने तेरे लिए, तेरी मोहब्बत को पाने के लिए, अपनी जिद के लिए क्या कुछ नहीं किया। अपनी जिद को छोड़ दे, नहीं तो जानता है क्या होगा, कल पता चलेगा तुझे। उसके बाद उसकी आंख खुल गई। नींद उसे ना आई, वो बेचैन होकर कमरे में टहलता रहा। सुबह हुई, मां उसके पास आई, बहुत परेशान और खौफजदा सी। उसने मां की तरफ देखा, वो चुप सा बैठ गया और मां बोली, रात मैंने बहुत भयानक ख्वाब देखा। मैंने देखा एक तकरीबन कोई 20-25 फुट लंबा, एक बहुत भारी भरकम जिस्म वाला कोई अजीबो गरीब जिन था या क्या था। वो चलता हुआ आया है, उसने कमरे की, हमारे बेडरूम की छत पे पांव रखा है तो छत को पांव तोड़ता हुआ छत के अंदर दाखिल हो गया है। उसने दूसरा पांव रखा है तो दूसरा पांव भी छत को तोड़ता हुआ अंदर दाखिल हो गया है। मैं देखती हूं तुम्हारे वालिद सो रहे हैं और मैं जाग गई हूं। उसने पूरे कमरे की छत उठाकर फेंक दी है। वो इतना बड़ा था कि जहां तक मैं उसको देखती थी वहीं तक उसका चेहरा और वजूद था और उसने वहीं से अपनी जुबान निकाली। उसकी जुबान कांटों से भरी थी, उसके अंदर इतने कांटे थे और इतने जहरीले कांटे थे, जैसे चुभते थे तो इंसान की चीखें निकल जाती थी। और उसने बड़ी सी जुबान वहीं से निकाली। वो जुबान मेरी गर्दन के इर्द गिर्द और मेरे जिस्म के इर्द गिर्द लिपट गई। इतनी बड़ी जुबान थी जैसे सांप अपने वजूद से किसी के जिस्म को 3-4 बल देकर लपेट लेता है। उस जबान ने ऐसे ही मेरी गर्दन और मेरे वजूद को लपेट लिया और उस जबान के अंदर मौजूद जो कांटे थे वो इतने ज्यादा मेरे वजूद पे चुभ रहे थे कि मुझे लगा मेरी जान निकल जाएगी। मेरी आवाज बंद हो गई, मेरी सांस बंद हो गई, मैं नींद में कांपना शुरू हो गई कि किसी की आवाज आई, छोड़ दो इसे, उम्मीद है इसका बेटा मान जाएगा। जैसे वो आवाज आई, वो गर्दन, वो जुबान कांटों वाली मेरे जिस्म से निकली और ऊपर चली गई।
माँ ने दुपट्टा ऐसे सीने से हटा दिया और कहा, ये देखो बेटा, जब मैं नींद से जागी तो ये कांटों के निशान अभी भी मेरे वजूद पर मौजूद हैं, कम होते जा रहे हैं, लेकिन रात तो तुम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जिस वक्त उसने अपनी जुबान को मेरी गर्दन से हटाया तो उस वक्त मेरी आंख खुल गई और मेरी सांस नहीं आ रही थी। मुश्किलों से मेरी सांस आई कि ये मैंने कैसा ख्वाब देखा है। मैं डरी हुई थी, मैं कांप रही थी। मैं उठ के वॉशरूम गई, शीशे के सामने खड़ी हुई तो ये सारे निशान बने हुए थे। मैं तुम्हारे बाप को बताती तो क्या बताती, वो तो पहले कह चुका है। मान जाओ अगर मैं उसको कहती, देखो मेरे साथ ये हुआ है, मैंने ख्वाब देखा है, लेकिन मुझे लगता है वो ख्वाब नहीं, वो हकीकत में था, तभी ये निशान है, तो वो कहता, इतनी तकलीफ बर्दाश्त कर रही हो, क्यों नहीं बेटे को मनाती। तो मैं चुप कर गई। तुम्हारे पास आई हूं, ये देखो बेटा, ये क्या है। अब ये तो निशान कम हो गए हैं, रात तो बहुत खौफनाक हद तक थे और मुझे जलन होती रही है, तकलीफ होती रही है। बेटे को समझ आ गई, वो सही कह गई थी कि ये जो शैतान तुम्हारे पास है ये कुछ नहीं, इससे तो बड़ा शैतान है। वो बाप के पास गया और कहा, ठीक है, मुझे ये शादी मंजूर है। उधर जैन के बाप ने नादिया को मना कर दिया था कि वो उनके घर ना आए, क्योंकि नादिया परेशान थी बेचारी, कितने दिनों से कॉलेज क्यों नहीं आ रहा। जैन को माँ ने बता दिया था कि तुम्हारे बाप ने नादिया को भी मना कर दिया है, मुझे बता चुके हैं कि तुम जब से कॉलेज नहीं जा रहे, वो घर आना चाहती थी, तुम्हारे बाप ने सख्ती से मना कर दिया कि वो हमारे घर ना आए, वो इसलिए नहीं आई। तब जैन ने भी हाँ कर दी। उधर सलमान हैदर ने आयजा वकार को कहा, बेटी, मेरा बेटा और मैं शादी के लिए तैयार हैं। वो गई अपने बाप के पास, लाडली थी, और बाप की बाहों में बाहें डाल दी, बाप के गले में बाहें डाल दी। वो बैठे काम कर रहे थे और बोली, पापा आपसे कोई काम है। वो कह रहे, हाँ, मेरी बेटी जिस तरह लाड कर रही है वो तो मैं पहले ही समझ गया था, जरूर कोई बेटी को बड़ा काम है, तभी बाप पे इतना प्यार आ रहा है और बाप की गले में बाजू डाले जा रहे हैं। उसने कहा, बाबा मुझे कोई पसंद आ गया है और मैं उससे शादी करना चाहती हूं। बाप जानता था कि बेटी की पसंद से ही मुझे शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि बचपन से एक ही बेटी हुई थी, एक ही औलाद हुई थी और वो ज़िद्दी तबीयत की हुई थी। बचपन में भी कई दफ़ा ऐसा हुआ था, अगर उसकी किसी बात को ना माना जाता तो वो खाना पीना छोड़ देती थी, अपने कट लगा देती थी, अपने आप को ज़िद्द से अपनी बात मनवा लेती थी। अब तो वो और ज़िद्दी हो गई थी, बाप जानता था। बाप ने एकदम से काम छोड़ के कहा, कौन है वो? कहा, आपकी कंपनी में सलमान हैदर काम करते हैं। हाँ, वो मेरे एम्प्लॉई हैं, उनका बेटा जैन। बाप ने कहा, बेटी लेकिन वो हमारे मियार के तो नहीं है। बाबा आपसे कह दिया ना, मुझे जैन पसंद है, मैंने शादी करनी है तो उसी से, बस मुझे और नहीं सुनना। बाप था बेचारा, बेटी ने कुछ बहस की, बाप के साथ बहस हुई, बाप मान गया, ठीक है। और बेटी ने कहा, यह शादी धूमधाम से नहीं होगी, सादगी से होगी। उसने कहा, ये कैसे हो सकता है? मेरी बेटी की शादी है और धूमधाम से ना हो, मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूं, एक ही तो मेरी बेटी। उसने कहा, बाबा कहा ना, हम बाद में धूमधाम से कर लेंगे। बेटी शायद फैसला कर चुकी थी कि इससे शादी करनी है और शादी के फौरन बाद इसे तलाक दे के भगा देना है, और उसके बाद फिर मैं अपनी पसंद से एक और शादी करूंगी और धूम धड़क्के से करूंगी। जैन जो तैयार हो चुका था, अब रोज घर में आयजा आती, उसके लिए गिफ्ट लेके आती, वो चुप करके गिफ्ट ले लेता, उसकी हर बात मानता जाता था। यहां तक कि शादी का वो दिन आ पहुंचा, सादगी के साथ शादी हुई। रुखसत होके जैन अपने घर से उनके घर पहुंच गया, उनकी कोठी में, बहुत बड़े बंगले में। वो दुल्हन बनी बैठी उसका इंतजार कर रही थी। वो जब कमरे में दाखिल हुआ, दूल्हा का लिबास पहने हुए, तो वो दुल्हन बन के बनने के बैठे बताए, वो दुल्हन का लिबास पहने हुए टांग पे टांग रख कर बैठी हुई थी और अकड़ के इस तरह बैठी हुई थी जैसे दुल्हन किसी का इंतजार करती है, ऐसे नहीं, अकड़ के बैठी हुई दुल्हन उसका इंतजार कर रही थी। और उससे बोली, जैन मेरी जिद जैन हार गया, जो चाहता था मुझसे जीत जाए, क्या आज तक कोई आयजा से भी जीत सका है? आयजा वकार से कोई नहीं, और मरते दम तक, जब तक आयजा जिंदा है, कोई नहीं जीत सकता। तुम जैसों की जुर्रत कैसे हुई आयजा को इनकार करने की? आयजा जिस चीज का सोच लेती है उसे हर सूरत हासिल कर लेती है। आज रात
सुहाग रात है। आयजा तुम्हें आज रात को हासिल करेगी। आयजा आज रात अपनी तुम्हारे साथ सुहाग रात मनाएगी, और जब तुम्हें टिश्यू की तरह आज रात आयजा इस्तेमाल कर लेगी, उसके बाद तुम्हें फेंक देगी और फिर जहां उसका दिल चाहेगा वो शादी करेगी। लेकिन आज जिद थी ना, तुम्हें अपना बनाना है, तो आज आयजा तुम्हारा शौहर है और तुम आयजा की बीवी, और आयजा तुम्हारे साथ सुहाग रात मनाएगी और सुबह होते ही तुम्हें तलाक दे देगी। आयजा जीत गई और तुम हार गए। जैन जो सामने खड़ा था बोला, आयजा तुमने बहुत गलत किया, तुमने बहुत गलत किया, तुमने अपनी जिद की खातिर बहुत गलत किया। दो इंसानों की जान गई, एक हमारी नौकरानी की और एक उस सिफली जादूगरनी की। मैं ये ना मानता तुम और कितनी जानें ले लेती, शायद तुम मेरे माँ बाप को भी मार देती, मेरे माँ बाप की तलाक करा देती, मेरे बाप को निकाल सकती, और तुम हर वो हरबा इस्तेमाल करती अपनी जिद की खातिर, अपनी अना की खातिर कि तुम जीत जाओ। लेकिन मैं भी आज हारने नहीं आया। मैं अपनी सारी कहानी अपने एक दोस्त को सुना आया हूं, और जानती हो क्यों सुना आया हूं? ताकि मेरे बाद मेरा दोस्त गवाही दे सके, जैन हारा नहीं था, जैन जीत गया था। तुम हार गई हो। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? मैं हार गई हूं? मैं जीत गई हूं? तुम्हारा मुझसे निकाह हुआ है तो मेरे दूल्हा बन के मेरे कमरे में हो? नहीं, तुम हार गई हो। उसने उसी वक्त पिस्तौल निकाला। इससे पहले कि आयजा कुछ समझ सकती, डज 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 उसने आयजा को 3 गोलियां मारी, और एक गोली उसके सीने में लगी, एक उसकी गर्दन में और एक उसके सर में लगी, और चौथी गोली उसने अपने दिमाग पे रख के डज अपने आप को मार दिया। गोलियों की आवाज सुन के वकार, उसका बाप वकार फारूकी और बाकी भागे। अंदर आए तो देखे 2 लोगों की मौत वाक़ई हो चुकी थी। बेटी भी मर चुकी थी और जैन भी मर चुका था। शायद कहानी भी वहीं पे मर जाती, लेकिन जैन मरने से पहले अपनी कहानी दोस्त को बता दिया गया था कि मेरे मरने के बाद सबको बता देना। उसने आखिरी जुमला ये नहीं कहा था दोस्त को कि मैं उसको मारने जा रहा हूं और मरने जा रहा हूं, बल्कि ये कहा था आज रात जो होगा उससे मेरी जीत होगी और उसकी हार, और तुम गवाह होगे, गवाही जरूर देना। और जब दोनों को दफना दिया गया, दोनों मर गए, तो उस दोस्त ने रोते हुए गवाही दी कि वो मुझे ये कह के गया था कि तुम गवाही देना, मेरी जीत होगी, मेरी हार। मैं ये नहीं जानता ये जीत होगी, ये नहीं जानता था कि वो जो कह रहा है मेरी जीत और मेरी उसकी हार होगी, वो ये करने जा रहा है। अगर मुझे पता होता मैं उसको रोक लेता या सबको बता देता। लेकिन उसके बाद ये कहानी सबको पता लग गई, कौन जीता और इस कहानी में कौन हारा। आप लोगों को ये कहानी कैसे लगी नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।